बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान। आज हमारा फ़िज़िक्स का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एज अ लॉन्ग भी आ सकता है और इसमें से 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा अच्छी तरह से और उसके बाद फिर आपने इसको याद भी करना है और लिखना भी है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या चीज़, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं बाय एन एक्टिविटी। यहाँ जो बुक में मेंशन है वो ग्लास स्लैब है, लेकिन मैं यहाँ सेमी सर्कुलर ग्लास ब्लॉक के साथ इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये सेमी सर्कुलर यानी हाफ सर्कुलर ग्लास है और ये लेज़र लाइट है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। देखें, इस वक्त जब लाइट यहाँ से निकल रही है, ग्लास में से पास हो रही है, तो हम देख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन फिनोमिना हो रहा है। ये लाइट यहाँ से जा रही है, ये इंसिडेंट रे है, ये जो यहाँ से एमर्ज आउट हो रही है, ये यहाँ से निकलने वाली एमर्जिंग रे है। तो इस वक्त प्रोसेस जो हो रहा है, फिनोमिना जो हो रहा है, रिफ्रैक्शन का हो रहा है। हम अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज़ करते जाएंगे, एक लिमिट ऐसी आएगी कि ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये वापस उसी मीडियम में पलट आएगी। ये आप देख सकते हैं, इस वक्त ये वापस यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस आ रही है, उसी मीडियम में वापस आ रही है। अब रिफ्रैक्शन फिनोमिना नहीं हो रहा, बल्कि रिफ्लेक्शन फिनोमिना हो रहा है। इस फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। हालांकि ये इस वक्त भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेकिन लाइट इसके अंदर से गुजरकर बाहर नहीं जा पा रही, बल्कि उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आ रही है। तो इस वक्त कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, जस्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। टॉपिक क्योंकि यहाँ पर ग्लास स्लैब से एक्सप्लेन किया गया है, तो इसलिए मैं यहाँ समझाने के लिए ग्लास स्लैब का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ से सपोज सोर्स ऑफ लाइट एंटर होता है और अगर ये सीधा ही यहाँ से ग्लास स्लैब से हम इसको इंसिडेंट करते हैं, तो याद रखिएगा 90 डिग्री एंगल पर ना रिफ्रैक्शन विजिबल होती है ना रिफ्लेक्शन विजिबल होती है। ये लाइट विदाउट बैंड हुए या रिफ्लेक्ट हुए सीधी गुजर जाती है। तो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि 90 डिग्री एंगल पर ना रिफ्रैक्शन ना रिफ्लेक्शन विजिबल है। अदर देन 90 डिग्री एंगल पर जब हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तो ये इंसिडेंट रे है। यहाँ इंसिडेंस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो क्या होता है, जब लाइट किसी डेंसर मीडियम, ग्लास एक डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से दूर हो जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है। मैं समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज ये 30 डिग्री है, फर्स्ट करते हैं ये 50 डिग्री है। हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, रिफ्रैक्टेड रे वैसे वैसे नीचे की तरफ मूव करती जाएगी, हत्ता कि एक लिमिट ऐसी आएगी, इतना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा कि ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ये बिल्कुल इस सरफेस के साथ मूव करना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। जिस वक्त रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का होगा, उस वक्त जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा होगा उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। डेफिनेशन भी इसकी इसी तरह से है। अगर आप बुक पे डेफिनेशन देखें तो इसको रीड करते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ मटेरियल का मुख्तलिफ होता है। ग्लास का 42 है, वाटर के लिए ये 48.8 डिग्री है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये टेबल में दी हुई हैं मुख्तलिफ मटेरियल्स की। ये टेबल आप देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ क्रिटिकल एंगल मुख्तलिफ मटेरियल्स का। तो ये आपने याद करना है, इसमें से अक्सर एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर दें,
सपोज ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, हम यहाँ 45 डिग्री कर देते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। अब लाइट जो नीचे की तरफ आ रही थी वो किधर जाएगी? अब उसी मीडियम में वापस पलट आएगी, जैसा कि प्रैक्टिकली मैंने आपको वो सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब में प्रैक्टिकली करके भी दिखाया कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, लाइट उसी मीडियम में वापस पलट आती है। इस फिनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस उस मटेरियल के क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। अब हम देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। कहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे बैक टू द सेम मीडियम व्हेन पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इन सच अ वे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर दैन इट्स क्रिटिकल एंगल। देखिए ये डेफिनेशन भी है, और इस डेफिनेशन में ना क्रिटिकल एंगल के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनने के लिए दो कंडीशंस भी डिस्कस की गई हैं। अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहली कंडीशन ये है कि लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर दैन इट्स क्रिटिकल एंगल। तो ये दो कंडीशन एमसीक्यू बन सकता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कितनी कंडीशंस हैं, 1 2 3 4, तो 2 इज़ द राइट आंसर, और वो ये दो कंडीशंस ये हैं। तो यहाँ तक आज हमने इसको रीड किया है, अंडरस्टैंड किया है। आपने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक राइट भी करना है, ये डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। अच्छा, एक पॉइंट और मैं डिस्कस करना यहाँ से मिस कर गया। याद रखिएगा जब ये रिफ्रैक्शन हो रही होती है उस वक्त सिर्फ रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रही होती, हल्की सी वहाँ तब भी रिफ्लेक्शन भी हो रही होती है, लेकिन उस लम्हे रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन रिफ्लेक्शन माइनर सी होती है, इंतहाई कम होती है। तो इसको हम उस लम्हे इग्नोर कर देते हैं, मोस्टली रिफ्रैक्शन फिनोमिना यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने राइट करना है और लर्न करना है।